सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है और हर पार्टी दूसरी पार्टी को गद्दार और ख़ुद को कश्मीर से वफादारी का सर्टिफिकेट बांटने में लगी हुई है और हर पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वही है जो कि कश्मीर को आज़ाद करा सकती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि अब तो अमरीका के दौरे पर हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जितने भी जलसों से खिताब किया उसमें उन्होंने ना सिर्फ PTI हुकूमत पर तनकीद की बल्कि नून लीग पर भी तनकीद के तीर बरसाए। शेर को बिल्ली कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान को कठपुतली कहा, लेकिन मरीम नवाज शरीफ भी इंतखाबी मुहिम में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। आज भी इंतखाबी जलसा है आज़ाद कश्मीर में ही और मरीम नवाज़ ने अभी तक जितने भी जलसों से खिताब किया, हम ये देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा सेफ साइड पर चल रही हैं। वो डायरेक्ट तनकीद नहीं करी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर और उसकी एक वजह में भी ये हो सकती है कि जब PDM इत्तेहाद बना था तो उस वक्त मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया था कि बिलावल अब हम बहन भाई हैं, हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, तो शायद ये एक वजह हो सकती है। लेकिन मेन वजह क्या है, लगारी साहब से इस बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम में हमने इस पर बात करनी है, लेकिन कोरोना वायरस नाज़रीन, ऐसा लग रहा था कि शायद अब बतदरीज केसेस कम हो गए हैं तो कोरोना वायरस भी कम हो गया है और उसके बाद बहुत सारी ईज़ दी गई थी। लॉकडाउन में चीज़ें खुल गई थी, 10 बजे तक कारोबार खोलने का भी कह दिया था हुकूमत ने, लेकिन अब एक दफ़ा फिर से कोरोना सर उठाने लगा है और असद उमर साहब की जानिब से कहा गया है कि जो चौथी लहर है वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो हो सकता है लगारी साहब की ईद पर मज़ीद पाबंदियाँ भी लगाएं। क्या वजह आपको लग रही है? क्या लोग एहतियात नहीं कर रहे? अब तो वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा लग रही है, उसके बावजूद कोरोना केसेस बढ़ने की वजह लगारी साहब क्या लगती है आपको? पहले तो वो वाली बात ना जो आपने पहले पूछी थी, जी, वो ये है कि मेरे ख्याल में अगर ये रिवायत कायम करती हैं, लग रहा है मोहतरमा मरीम नवाज़ के जो है वो अपोजिशन को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और अगर ये कि जनाब एक दायरे में हम सियासी मुहिम चलाएं, इंतखाबी मुहिम चलाएं, तो हो सकता है कि रिवाज पा जाए। अगर ये अच्छी रिवायत कायम होती है तो मेरे ख्याल में आगे इसके नतायज भी अच्छे होंगे। सही। और बिलावल को इस सरत्याल को सामने रखना चाहिए। अगर उन पर तनकीद नहीं हो रही है मरीम की तरफ से तो उन्हें भी अपने टारगेट कोई और बनाना चाहिए, उनको नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आपको वजह क्या लगती है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्यों इतना ज़्यादा नून लीग पर क्यों इतने ज़्यादा तंज के तीर बरसा रहे हैं? नहीं, वो बहुत सी चीज़ें थी, एक आध चीज़ नहीं थी। वो हुकूमत ख़त्म कर सकते थे, ये उन्हें मालूम था, बिलावल को भी मालूम था, पीपल्स पार्टी को भी मालूम था, नून लीग को भी मालूम था, लेकिन नून लीग ने हुकूमत के ख़ात्मे के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं ली है। अगर जो 2 साल बाकी हैं, लेकिन 2 साल या 2.5 साल का मलबा उठाने को ये तैयार नहीं थे। सही। वरना हो सकता था कि वज़ीर आला हो जाते उनके भाई हमज़ा शहबाज शरीफ और ऊपर भी तब्दीली आ सकती थी, लेकिन वो तब्दीली के लिए तैयार नहीं हुई हैं और वो दुनिया को ये बताना चाहती हैं कि जी हमने 5 साल दे दिए हैं, आप 5 साल में ये डिलीवर करें। और इस बात से नाराज़ हूँ बिलावल या पीपल्स पार्टी कि भाई ये क्या बात हुई। अगर आप गिराने की पोजीशन में हुकूमत को तो सियासत होती है, आप सियासत करें और ये जो सुलहजोई है, ये जो डील करना है, इससे बाज आएँ। लेकिन तो ऐसा तो नहीं है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये लग रहा हो कि PTI से ज़्यादा जो उनका मुकाबला है वो नून लीग से आज़ाद कश्मीर में, इसलिए भी वो इतना ज़्यादा उनके खिलाफ? नहीं, मेरे ख्याल में ओवरऑल जो इलेक्शन अरेंजमेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जो वफाक में इस्लामाबाद की रूलिंग पार्टी होती है वो इन सूबों में, ये सूबा तो नहीं है आपका एक इंडिपेंडेंट, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी उनकी अपनी है, परचम भी उनका अपना है, तराना भी उनका अपना है, एक अलग इंटिटी के तौर पर वो आज़ाद कश्मीर मौजूद है, बल्कि वो इसको पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सरहद को भी अलग समझते, कश्मीरी अलग समझते हैं, तो उसको इस तरह से देखा जाता है। तो लेकिन असल बात यह है कि रुझान यही होता है कि इलेक्शन का अरेंजमेंट्स और मैनेजमेंट और उसका मैनोवरिंग इस तरह से होती है कि जो इस्लामाबाद में ताकत का मरकज़ होता है बिलअमूम उसी को ही कश्मीर में लाया जाता है। तो उनको शायद ये ख्याल हो, लेकिन वो तनकीद दोनों पर कर रहे हैं। सही। लेकिन लगाई साहब, तनकीद करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि दूसरी पार्टी को गद्दार साबित करने की कोशिश की जाए? तो इंतहाई गलत बात है, बातें की जा रही है दूसरी पार्टी, तो इंतहाई गलत बात है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बुरी बात कोई नहीं हो सकती है कि आप एक दूसरे को गद्दार कहें। कश्मीर का मसला पिछले 73 साल से हल नहीं हुआ है। बिल्कुल।
اور ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس دور میں ریووک ہو گیا 370 جو شیخ عبداللہ نے بڑے کوشش کر کے انڈین آئین میں رکھوایا تھا کہ یہاں پر دوسرے صوبوں سے یا انڈیا کے دوسرے علاقوں سے لوگ آ کر آباد نہیں ہوں گے، تو اس کو ریووک کیا ہے اور اس کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے، آزاد یعنی خود مختار حیثیت کو ختم کر دیا ہے انڈیا نے، اس کو اپنی ایک اسٹیٹ سے بھی کم تر درجے کا وفاق کے زیر انتظام علاقہ بنایا، ان کو صوبے کا درجہ بھی نہیں ملا ہے، اور 3 الگ الگ زون بنا دیے، جموں کو الگ، ویلی کو الگ بنایا اور ادھر لداخ کو الگ بنایا۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، اور پاکستان نے ایک حد تک آواز اٹھائی ہے، ایک جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھوس آواز ہونی چاہیے تھی اور اس مسئلے کو ہر فورم پر اٹھایا جانا تھا، اس طرح سے نہیں اٹھایا گیا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن غدار کہنا کہ کوئی مریم نواز کو غدار کہے، کوئی بلاول کو غدار کہے، کوئی عمران خان کو غدار کہے، یہ بات بہت غلط ہے۔ ہم نے بہت کھیل کھیلا ہے غداری کا، یہ کھیل اب ختم ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، کرونا کیسز کے حوالے سے بس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس ایک اور اہم ٹاپک ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن لگائی صاحب کرونا کیسز بہت تیزی سے اب دوبارہ بڑھ رہے ہیں، تو عید پر آپ سمجھتے ہیں پابندیاں لگائی جانی چاہیے جیسے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ چوتھی لہر جو ہے یہ پھر آئی ہے، اور جو آپ کے پازیٹیو کیسز 1.12 سے وہ جو ہے 4 پوائنٹ تک چلے گئے ہیں، 4% تک چلے گئے ہیں، اور 4% سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چوتھی لہر تیزی سے آ رہی ہے، اور آگے جو وقت آ رہا ہے عید کا، اور اس عید کے موقع پر زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، زیادہ شہر میں جگہ جگہ پر آلائشیں نظر آتی ہیں، یا ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ فعال نہیں ہیں، وہ ٹھیک طور پر کام بھی نہیں کر رہے ہیں، بیوروکریسی ان کو چلا رہی ہے، عوامی نمائندے کسی کو نہ عوامی نمائندے ہیں نہ وہ کسی کو جواب دہ سمجھتے ہیں، اور پہلے بھی کوئی عوامی نمائندے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے تھے، پہلے بھی چھینا جھپٹی ہوتی تھی، کھال کون لے جائے گا، اب بھی یہ ہوگا کہ کھال کون لے جائے گا، لیکن شہر کی صفائی کا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کویسچن رہے گا۔ کراچی کے بڑے مسائل ہیں، اور ان بڑے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے جب عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور اس مذہبی فریضے کو اس یقین کے ساتھ اور اس اعتقاد کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ منایا جانا چاہیے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہوگا، آدھا ایمان تو آپ ایک دن میں خرچ کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرونا کے لیے آپ ویکسینیشن کروائیں، کرونا کے SOPs کو فالو کریں، اور اس لہر کا مقابلہ کریں، اس لیے کہ اس میں بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس جو ہے وہ ویسٹ سے بھی اور ایسٹ سے بھی دونوں طرف سے آ رہا ہے، تو آپ کو ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ بالکل۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ روز پہلے ہم نے پروگرام میں ہمارے جو رپورٹر ہیں ایک احمد نواز، ان کے اوپر پولیس کی جانب سے بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا، اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے MNA جعفر لغاری اور ان کے جو PA ہیں ان کی کرپشن کے خلاف ایک سٹوری دی تھی، خبر دی تھی۔ صحافی کا کام ہوتا ہے وہ خبر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پولیس نے ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا، ان کو گرفتار کیا، پوری رات ان کو تشدد کیا گیا، اور اتنا زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا کہ ان کی آنکھ تک ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ اور صرف یہ ایک صحافی ہے احمد نواز، صرف یہ ایک صحافی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے صحافی ہیں جن کی جانب سے پولیس کی جانب سے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک اور رپورٹر ہیں ڈیرہ غازی خان کے شیر افغان بزدار، ان کے اوپر بھی تشدد ہوا تھا پہلے، اور اب لیکن وہ احمد نواز کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے انہوں نے تمام صحافی برادری کو اکٹھا کیا، ان کی جانب سے پرامن احتجاج کیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو جھوٹا مقدمہ جس SHO نے بنایا تھا غفار برمانی، ان کو معطل کیا جائے۔ یہ تمام صحافیوں کا مطالبہ ہے، اور یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ لغاری صاحب، اب پرامن احتجاج تو کیا جا رہا ہے ان صحافیوں کی جانب سے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب ان صحافیوں کے اوپر بھی جھوٹے مقدمے بنا کے ان کے اوپر پھر دوبارہ سے تشدد کیا جانا شروع ہو جائے؟ وہاں پر جاگیرداری ہے، وہاں پر قبائلی سسٹم ہے، بالکل، وہاں پر قبائلی جو عمائدین ہیں وہ اپنے آپ کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، ان کی ذات جو ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، اور پولیس ان کی تابع دار ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے RPO DG خان پر، وہ ایک نوکر کے طور پر کام کریں، DPO راجن پور ایک نوکر کے طور پر کام کریں، جیسے فاروق اپنا لغاری خاندان کے وہ ذاتی نوکر ہوں، ان کی ذاتی خدمات بجا لا رہے ہوں، اور وہاں عثمان بزدار کی ریٹ نہیں چلتی ہے، وہاں پر لغاریز کی ریٹ چلتی ہے، اور جعفر لغاری کی جو مرضی میں آئے وہ کرتے رہ جائیں، اور یہ بہت بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اور اگر یہ تحریک ڈیرہ غازی خان میں کامیاب نہیں ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے ایک سب انسپیکٹر کی جو اتنا بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، جتنا صحافی پر تشدد کرتا ہے وحشیانہ، اور کس بے رحمانہ انداز میں اس نے تشدد کیا،
किस तरह से उसके जिस्म को छील डाला, किस तरह से एक सहाफ़ी को जो है उसका लगा कि वो उसकी आंख तक ज़ाय होने का खदशा है, उसके बावजूद वो SHO अपनी सीट पर बैठा हुआ है और वो समझ रहा है कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। और DPO जो है वो फ़ोन करके उसको पूछता है कि जी आप क्या चाहते हैं। उसने कहा भी मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। जब वो इंसाफ चाहता है तो इंसाफ उसको ये मिलता है कि नहीं ये तो रहेगा, इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं होगी तो भाई नहीं करें आप कार्रवाई। और ये आवाज़ जो है अब बाहर निकलेगी। ये जामपुर से डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि हमारी जो टीम है शेर अफगन हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे अगर हमारी बात हो जाए ताकि हम लोग उनसे पूछें असल में मामला है क्या, राब्ता कर रहे हैं, हमारी टीम राब्ता कर रही है कि वहाँ हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे राब्ता किया जाए, क्योंकि उससे पहले तो ख़ुद शेर अफगन हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं, उनको टारगेट किया गया, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो ये एक और वाक़या हुआ है जो जामपुर में हुआ है। देखें, इस पर सहाफ़ी बिरादरी खामोश नहीं रहेगी, ये मामला आगे बढ़ेगा। एक रुसवाई के तौर पर उस इलाके के MNA के पीछे, उसके नौकरों और चाकरों के पीछे, उनकी नौकर पुलिस के पीछे, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्या हैसियत है उस वर्दी की जो एक MNA के सामने सरेंडर कर देती है। यानी RPO की हम तो IG के बराबर समझते हैं, उसको एडिशनल IG के बराबर समझते हैं, और वो बिल्कुल ही खामोश होकर, चुप साध कर, मुंह में गुंगलियां डालकर जो है वो बैठे हुए हैं कि जैसे कोई बात ही ना हुई हो, कोई वाकया ही ना हुआ। छील दिया गया एक आदमी का बदन और झूठा मुकदमा बनाया गया, और मुद्दई जो है घर में दाखिल हो जाता है उसके, और लोग दूसरे उसके घर में दाखिल हो जाते हैं और तशद्दुद करते हैं उसके ऊपर, थाने में ले जाकर तशद्दुद किया जाता है। 2 रातों तक मुसलसल उस पर जो है वहशियाना बेरहमाना तशद्दुद किया जाता है। और फिर जो है वो उसको ये मामला गया है DPO की सतह पर, DPO जो है वो सुनता ही नहीं है, बात ही नहीं सुनता है। फिर RPO की सतह पर गया, RPO ने भी कोई वो नहीं किया है। ये एहतजाज जो सहाफ़ियों का है वो मुस्तकिल मिजाजी से जारी रखेंगे, और ये मुल्तान जाएगा, और उसके बाद फिर ये एहतजाज लाहौर जाएगा, और फिर इस्लामाबाद जाएगा, कराची में होगा एहतजाज। ये सारी की सारी जो वहशत है पुलिस की, आप अपने वो सब इंस्पेक्टर को प्यारा रखें, उसको जान से लगा कर रखें जो इतना वहशियाना तशद्दुद करता है। बिल्कुल। अच्छा, ये लगारी साहब एक और भी हमारे मकामी सहाफ़ी हैं, खालिद भट्टी, रोहिल्लावाला डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के ये हैं, और इनका कसूर भी सिर्फ इतना था कि जो एहसास प्रोग्राम में गरीबों को पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे जिस ऑफिस में पैसे मिल रहे थे वहाँ पे जैसे जैसे गरीब अंदर जा रहा था वो कहते थे 500 रुपया देंगे तो आप अंदर जा सकते हैं, सबसे 500 रुपये ले रहे थे। उस चीज़ के खिलाफ और वो ख़वातीन थी बेचारी, देहात से, दूर दराज इलाकों से, बस्तियों से, गोठों से, गाँव से, वहाँ से वो चलकर पहुँचती हैं जब वहाँ पर रोहिल्लावाली में कि जी एहसास प्रोग्राम के तहत उनकी इमदाद की जानी है, तो पहले ही पुलिस ने अपना आदमी बिठाया हुआ है, 500 रुपये दो फिर आप जाकर पैसे लो। तो पहले 500 रुपये दो, आगे उसको क्या मिलता है पता नहीं है। वो रिपोर्टिंग के लिए खालिद भट्टी एक रिपोर्टर है, वो कहीं जाता है और जाकर उनसे बात करता है, तो फिर उसके बाद उस पर जो वहशियाना कपड़े उसके लहूलुहान हो जाते हैं, वो उसको उसके बिल्कुल सर फाड़ जाता है, बॉडी पर उसके जख्म है। फुटेज भी है हमारे पास, ये नाज़रीन स्क्रीन पे देख भी सकते हैं जी। उससे पहले वो अहमद नवाज की आई थी फुटेज, और ये अहमद नवाज की फुटेज है, और उसके बाद जो है रोहिल्लावाली में वो बैठा हुआ है और उस पर वहशियाना तशद्दुद हुआ है। ये दिखाया जा रहा है उनको, शेर अफगन बज़दार को, जिस तरह से पुलिस ने हथकड़ियाँ डाली। यानी आपको सहाफ़ियों के बारे में ये कौन सा क्राइम है भाई, कितने बड़े आपका जुर्म कर चुके हैं, जो खबर लगा रहे हैं, जो लोगों को इतला दे रहे हैं, जो लोगों के पास इतलात पहुंचाने का जो ज़रिया है वो तो मीडिया ही है ना। अगर मीडिया अपनी काम जिम्मेदारी से करे तो आपके पास हथकड़ियाँ हैं, आपके पास लॉकअप्स हैं, आपके पास जेल खाने हैं, आप उनको बंद करेंगे। तो ये तो उस्मान बुज़दार साहब के लिए है, ये बात IG इनाम गनी साहब के लिए चैलेंज है कि क्या हो रहा है। आपने ये सराइकी बेल्ट के इंतहाई जनूबी अजला को जो है, रहीम यार खान को भी, मुजफ्फरगढ़ को भी, और राजनपुर को भी एक कयाम, और डेरा गाजी खान को भी एक कयामत का मंजर बना रखा है वहाँ पर। आप शेर अफगन साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, डेरा गाजी खान के हमारे रिपोर्टर हैं जी। शेर अफगन, क्या सूरत हाल है? आपने जो एहतजाज किया उसका कोई नतीजा नज़र आता है? आपकी बात हुई है RPO से, रीजनल पुलिस ऑफिसर के साथ?
جی بالکل نذیر صاحب، ہم نے گزشتہ ہفتے یہاں پر ایک احتجاج کیا تھا. اس احتجاج سے ہمیں یوں معلوم ہوا کہ جیسے اس پورے ڈویژن میں، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں سب سے بڑے جو دہشت گرد ہوں، سب سے بڑے جو موسٹ وانٹڈ کرمنلز ہوں، وہ یہاں کے صحافی ہیں اور کوئی نہیں ہے. یہاں پر جو آر پی او بیٹھا ہوا ہے فیصل رانا صاحب، ان سے لادی گینگ تو کنٹرول ہوتا نہیں ہے، ان سے چھوٹو گینگ کی جو باقیات ہیں وہ کنٹرول ہوتے نہیں ہے. پورا یہاں پر کچے کا ایریا ہے، وہ سارا لوگو ایریا ہے. لیکن یہ جہاں پر صحافی اگر بولتے ہیں، جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بات آتی ہے، وہاں پر اگر بولتے ہیں، اگر کسی سردار کی کرپشن پر آواز اٹھاتے ہیں تو ان پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسا کہ سب سے بڑے دہشت گرد کو انہوں نے پکڑا، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مقدمات درج کیے جاتے ہیں. اور جی شیر افغان، آپ جو بتا رہے تھے، آپ کی گرفتاری کس سلسلے میں ہوئی تھی؟ جی بالکل بالکل. میں سر اگر اپنی بات کروں تو یہاں پر ڈیرہ غازی خان میں یہاں پر جو سڑکیں بن رہی تھی، جو تعمیراتی کام ہو رہے تھے، یا یہاں پر جو جھوٹے پولیس مقابلے کیے جا رہے تھے، یا لوگوں پر جو پولیس گردی ہو رہی تھی، تو میں نے ان پر آواز اٹھائی تھی. وہ میرا سب سے بڑا جرم تھا. اسی بنا پر ہم نے احتجاجاً پریس کلب میں ڈی پی او ڈی جی خان کا داخلہ بند کیا تھا. اس کے بعد ہمیں انہوں نے ایک دعوت پر مدعو کیا تھا، وہاں پر انہوں نے ہمیں گرفتار کروایا، ٹارچر کروایا اور ہمارے اوپر جو مقدمہ درج کیا نذیر صاحب، اور اس میں جو دفعات تھے وہ بڑے دلچسپ تھے کہ میں نے شیر افغان بزدار نے، جن کو خود انہوں نے دعوت پر مدعو کیا ہے، انہوں نے گن اٹھا کر، بندوق اٹھا کر وہاں پر پولیس لائن میں پولیس افسران کو تانی کہ میں آج آپ لوگوں کو مار دوں گا. میں نے ان کو قتل کی دھمکی دی ہے مسلح ہو کر. یہ آپ خود سوچیں کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ ایک صحافی جس کے پاس مائک ہوتا ہے، کیمرہ ہوتا ہے یا قلم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ان کے سارے ہتھیار یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد ہمیں ڈالا گیا، حوالات میں ڈالا گیا. ہمارے ساتھ جو رات کے 10-12 بجے تک ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی، ہمارے لیے یہ آپشن رکھا گیا تھا کہ ہم جا کر معافی مانگیں یہاں کے جو پولیس افسران ہیں ان سے، یا یہاں جن کے خلاف ہم نے خبریں لگائی ہیں. تو ہم نے معافی نہیں مانگی. آپ وزیر اعلیٰ کے خاندان کے ہیں اور آپ وزیر اعلیٰ بھی بزدار ہیں، آپ بھی بزدار ہیں، تو یہ بات عثمان بزدار صاحب کو نظر نہیں آئی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سر میں اب نذیر صاحب، میں ایک تو بزدار ہوتا ہے، ایک راج ہوتا ہے سردار کا، میں تو وہ اس راج سے بھی ہٹ کر سردار صاحب کا رشتہ دار بھی ہوں. تو ان کو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس بات پر نوٹس لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا. اس بات پر نوٹس لینا بھی گوارا نہیں. جی سر ٹھیک ہے شیر افغان، آپ ساتھ ہی موجود رہے گا. نظر عباس رحیم ہمارے نمائندے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور لغاری صاحب، جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں خالد بھٹی نام کے مقامی صحافی کے ساتھ جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، وہ تو مظفر گڑھ میں نا، یہ رحیم یار خان میں جو ہے وہ اصغر علی جعفری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بھنگ میں. اور بھنگ جو ہے وہ ایک بڑا تاریخی مقام ہے، اور اینڈھڑ فیملی کے جو چیف تھے رئیس غازی محمد اینڈھڑ، ان کا وہ گاؤں ہے. اور وہاں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہاں پر ایک مسجد ہے جو گزشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصے سے مسلسل تعمیر ہو رہی ہے. اس میں ایک دن بھی کام بند نہیں ہوتا، وہ روزانہ وہاں پر کام ہوتا ہے. ایک تو یہ وہاں کی شہرت یہ ہے، اس کو آغا خان ایوارڈ مل چکا ہے، اور دنیا میں کئی جو ہے بڑی تاریخی عمارتوں کے ایوارڈ مل چکے ہیں. اس جگہ کے، اس مقام کے جو پریس کلب کے صدر ہیں اصغر علی جعفری، ان کو خبر کی بنیاد پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کی تفصیل ہم پوچھتے ہیں نظر عباس کے. نظر عباس، کیا صورتحال ہے؟ واقعہ کیسے ہوا ہے؟ جی لغاری صاحب، یہ جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ یہ بھونگ کا علاقہ ہے اور اینڈھڑ فیملی ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں اینڈھڑ فیملی کا نام بھی آ رہا ہے، جو کہ مقامی ایم پی ان کا بھی نام آ رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اصغر علی جعفری جو ہیں، یہ سخت آباد کا نوائی علاقہ ہے بھونگ. یہاں پہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہیں. چوری، ڈکیتی، قتل نہ صرف بھونگ بھر کے پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. اصغر علی جعفری نے اپنے جو بڑھتی ہوئی وارداتوں کو اپنے ایک اخبار میں جو مقامی ہوتا ہے اور ملتان سے بھی شائع ہوتا ہے اس میں شائع کی. اور اس کے علاوہ
सोशल मीडिया पर भी इसको जो है वो हाईलाइट किया ताकि आला हुकाम तक पहुंचे और लोग जो है वो महफूज रहें डाकू से, क्योंकि लोगों को यहाँ से शहरियों को अगवा किया जाता है, फिर उसके बाद तमाम देकर शहरी जो हैं वो वापस आते हैं और पुलिस इसको अपनी बड़ी अचीवमेंट करा देती है कि हमने वापस करा, लेकिन अंदर की जो बात है ये लोग पैसे देकर ही वापस आते हैं। जब ये चीजें असगर अली जाफरी ने मंजर आम पे लाई और अखबारात में शाये की, तो ये पुलिस को और मकामी जो वडेरे हैं उनको जो है वो नागवार गुजरा। उसके तहत भोंग में जो है वो एक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि सादकाबाद में पूरा जो है वो तजावजात से भरा पड़ा है। भोंग में जो इंतजामिया को जो है वो तजावजात याद आ गई और उसको बेस बनाकर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। जब मुकदमा दर्ज हुआ, असगर अली जाफरी को जो है गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसके नाखून खींचे गए और लोहे के राड से इस पर जो है वो तशद्दुद जो है वो किया गया। जब ये पुलिस पर प्रेशर बढ़ा और तमाम गोल्ड टीवी पर भी शमी इब्राहिम साहब ने प्रोग्राम किया, इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमें इसमें इन्वॉल्व हुई, तो पुलिस पे एक प्रेशर हुआ और इस प्रेशर के नतीजे में असगर अली जाफरी को उनको जो है वो रिहा करना पड़ा। असगर अली जाफरी तो रिहा हो गए, लेकिन ये जो पुलिस और आईजी ने जो वादे किए हैं कि तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश जो है वो मेरिट पर होगी, ये तफ्तीश कैसे मेरिट पर होगी? इल्जाम लग रहा है पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और तफ्तीश भी पुलिस ही कर रही है। ये कैसे तफ्तीश करेगी? एक पुलिस एहलकार को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और कुछ दिनों तक उसको किसी और थाने में लगा दिया जाएगा, जबकि इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं उसमें पुलिस के आला अफसरान और मकामी वडेरे हैं। तो अगर तफ्तीश करनी है तो किसी और महकमे से तफ्तीश कराएं, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए ताकि इसमें जो है शफाफियत हो। देखिए, ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कि पुलिस ही अगर तफ्तीश करनी है और पुलिस ने ही अगर तहकीकात करने हैं तो फिर हो चुकी तहकीकात और मिल गया इंसाफ सहाफ़ी को, जिसकी आंखें दोनों बहुत बुरे तरीके से सूजी हुई हैं। लगता यह है कि उनकी आंखों के ज़ाया होने का ख़तरा है। इसके अलावा उनका पूरा जिस्म जो है वो ज़ख्मों से चूर है और उनके रात भर के तशद्दुद के नतीजे में उनकी आवाज़ तक ठीक नहीं निकल रही थी। जब उनके ये वाक़यात सारे के सारे सामने आए और जिस तरह से रिपोर्ट किए गए, सारी चीज़ें बहुत ही तकलीफ हैं। लगाई साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। ये पर तो नज़र अब्बास रहीम यार खान से हमें सारी सूरत हाल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका नज़र अब्बास। हमें ब्रेक के बाद नाज़रीन मियाँ खुर्शीद हमारे रिपोर्टर अलीपुर से ज्वाइन करेंगे। उनसे बात करनी है खालिद भट्टी मकामी सहाफ़ी के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उस पर, और अलीपुर में नाज़रीन 3 बच्चियों के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया और मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित भी हो गई। अब उन बच्चियों के साथ जिन्होंने ज़्यादती की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस पर बात करेंगे हम मियाँ खुर्शीद से। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अलीपुर में थाना सदर की हदूद फतेहपुर जनूबी में 6 साला बच्ची से मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई। बच्ची हादिया खेल रही थी और अस्पताल का जो चौकीदार है वो बच्ची को बहला फुसला कर ले गया। मुलजिम की जो वालिदा ने मुलजिम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। 25 साला सिद्दीक ने कमरे में जाकर बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया। ये 6 साल की बच्ची थी। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में 7 साला मासूम बच्ची से भी मुबैना तौर पर ज़्यादती का वाक़या पेश आया और इन दोनों बच्चों के साथ जो ज़्यादती हुई वो मेडिकल रिपोर्ट में भी साबित हो गई है। मियाँ खुर्शीद हमारे नुमाइंदे अलीपुर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। मियाँ खुर्शीद, आगाह कीजिएगा, ये 3 वाक़यात इस तरह के पेश आए हैं आगे पीछे और तीनों बच्चियों के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई और अब ये साबित भी हो गया है, तो क्या इन मुल्ज़िमान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल। ये जो है ना, मैं अगर बात करूं जिला मुजफ्फरगढ़ की, तो जिला मुजफ्फरगढ़ की जो 2 तहसीलें हैं, अलीपुर और तहसील जदोई, तो यहाँ पर जो है ना मासूम बच्चियों के साथ जो मुबैना ज़्यादती के वाक़यात हैं, अगर मैं बात करूं एक माह की, तो एक माह के दौरान ये 6-7 वाक़यात इन 2 तहसीलों में हो चुके हैं। और आपने बात की है सजा की। जब सजा के हवाले से बात करते हैं, जो नाकिस इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस का जो है ना बराह रास्त फायदा मुल्ज़मान को पहुंचता है, जिससे वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 2 माह 3 माह के बाद हवालात से बहर होते हैं। और जो ये वाक़यात हुए, हादिया का वाक़या सदर थाने की हदूद फतेहपुर जनूबी में हुआ,
और उसके अलावा दूसरी बच्ची का जो है ना आज वक़्वा हुआ थाना शहर सुल्तान में। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि थाना सीतपुर की हदूद में एक बहुत बड़ा गिरोह था। मोहसिन अब्बास नामी एक टीचर था, उससे लातादाद पूर्ण वीडियोज जो मासूम बच्चों की थी, जो स्टूडेंट थे, वो उसमें बात फैली कराने पर मजबूर करता था और वीडियोज बनाता था। लेकिन उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वीडियोज बरामद हुई, हसास इदारों ने तहकीकात की, पुलिस ने तहकीकात की, लेकिन मामला ठप हो गया। मामला ठप क्यों हुआ? एक तो पुलिस की नाकिस इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ पर जो वडेरा सिस्टम है वो लोगों को, क्योंकि उन्होंने वोट लेने होते हैं, तो वो लोगों को बचा लेते हैं। तो क्या उनको उनके वोटों की जरूरत नहीं पड़ती? मजलूमों के जो जिनके साथ जुल्म होता है, क्या वोटर नहीं होते हैं वो? लगारी साहब बिल्कुल, वो भी वोटर होते हैं, लेकिन वो पिसा हुआ तबका होता है। दूसरी तरफ जो इनके सपोर्टर होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के माफिया किस्म के लोग होते हैं। जैसे मैं मोहसिन की बात करूं जो सीतपुर में वक़ुआ हुआ था, जिसने बच्चों की वीडियोज बनाया था, तो उसके पीछे पूरी मशीनरी जो है ना एक्टिव हो चुकी थी। उन पुलिस पर दबाव डाला गया, तो वो तो इतना तक कहते थे कि FIR ना हो। और जो मजलूम लोग हैं, मजलूम लोगों को तो इस जिले में कोई सुनता ही नहीं है। अब रोजाना की बुनियाद हो रहे हैं। मासूम बच्ची 6 साल बच्ची 6 साल किसी के जो है ना तो किसी MNA किसी MPA के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही कि ये बच्चे भी उनके बच्चे हैं। क्या इन बच्चों से किसी अवामी नुमाइंदे ने राब्ता किया? वो उनके पास गए, उनके साथ कोई उन्हें मदद की यकीन दहानी कराई? ऐसा कोई है? यहाँ ज़ाहिर मुंतखबी नुमाइंदे हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान रहते हैं यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ जो है ना आवाम की हमदर्दी रखने और बच्चों से राब्ता करने में सरदार आमिर तलाल MNA जो है उन्होंने किरदार अदा किया। बाकी उसके अलावा जो MPAs हैं, अलीपुर से MPAs हैं, बाकी MPAs हैं, उन्होंने किसी से किया, ठीक है ना, वो अपने कमरों तक महदूद है, जो उनके ठंडे कमरे हैं वहां तक मौजूद है। लेकिन MNA साहब, ठीक है ना, उन्होंने राब्ता जरूर किया, उन्होंने अपनी तरफ से इमदाद भी पहुंचाई। उन्होंने SDPO अलीपुर को भी इस हवाले से हिदायत जारी की, DPO से भी MNA ने बात की, लेकिन उसके बाद मामला वैसे का वैसे जो है ना ये सारा ये भी डेरा गाजी खान RPO के आता है, जो फैसल साहब हैं, फैसल राना साहब, उनके डिस्ट्रिक्ट उनके इसमें है ना इलाके में। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही RPO है यहाँ पर। अच्छा, तो उन RPO के ज़माने में सिर्फ ये काम होता है कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद होता है और छोटी कमसिन बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, लेकिन RPO साहब के कान पर जूं नहीं रेंगती है। वो सरदारों के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके पर नहीं करते हैं। लगारी साहब, मैं यहाँ पर ये बात करूंगा क्योंकि जो ये तब्दीली सरकार है ना, जब से तब्दीली सरकार आई है उस वक्त से जो खास तौर पर जनूबी पंजाब के सहाफ़ी हैं वो ज़ेर साहब हैं, ठीक है ना। रुहल्ला वाली वहाँ पर देख लें, मियाँ खालिद भट्टी, उनको पुलिस के मुलाजमीन की तरफ से तशद्दुद किया गया। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ में अगर आप देख लें, अलीपुर जतोई में देख लें, यहाँ पर जो कांस्टेबल माफिया वो तो खुद को मतलब है कि आवाम को ब्लैकमेल करते हैं, खुद को SHO और SDPO शो करते हैं। और मियाँ खालिद भट्टी पर तशद्दुद भी इन कांस्टेबल की तरफ से किया गया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं किया गया, कोई उनको सजा नहीं दी गई। उनको बस यही है कि एक स्टेशन से तब्दील करके दूसरे स्टेशन पर ना उनकी मुअत्तली की गई। तो यहाँ पर तो अब सहाफत करना ऐसे आप समझ लें कि बंदा कोई ना कोई इलाका गैर में जहाँ पर कोई हुकूमत नहीं है, इस जिले में आप जहांपुर को देख लें, अहमद नवाज राणा के साथ जिस तरह तशद्दुद किया गया, आप वहाँ पर सहाफी की आंखें तक निकालने की कोशिश की गई। यहाँ पर मुझे कोई सरकार नजर नहीं आती। बिल्कुल, यहाँ पे कोई सरकार नजर नहीं आती। मियाँ खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।